नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात, लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात के नताइज अब हतमी तौर पर सामने आ चुके हैं। ये बात साबित हो चुकी है कि तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हुक्मरान जमात है, न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में बल्कि सेंटर में, उसे शदीद नाकामी का सामना हुआ है। 65 से ज़्यादा हलकों में से सिर्फ 14 हलके ऐसे हैं जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाबी हासिल कर सकी, जबकि मुखालिफ जमात मौलाना फजल रहमान की जमात JUAF, जिसे एक तरह से पाकिस्तानी सियासत से राइट ऑफ कर दिया गया था, जो इमरान खान की जमात की सबसे बड़ी एक तरह की इमोशनल दुश्मन थी, उसने 21 जगहों पर कामयाबी हासिल की, जिसमें 3 मेयर्स की सीट भी शामिल है। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। ये एक ऐसा सेटबैक है जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुद भी एहसास है, उनकी तमाम जमात को एहसास है, तमाम मीडिया को एहसास है। तमाम सियासी जमातें इस मौके पर तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बना रही हैं, हंस रही हैं तहरीक इंसाफ के ऊपर। लोग सोच रहे हैं कि क्या इसके बाद तहरीक इंसाफ के और इमरान खान के कदम कहीं जम सकेंगे या नहीं जम सकेंगे। बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया खड़ा हो गया है इमरान खान की सियासी जमात, इमरान खान की लीडरशिप के लिए। सबसे पहले मैं आपको टुकड़ा सुनाता हूं कि मौलाना फजल रहमान ने इस हवाले से क्या कहा। जमीयत उलमा इस्लाम पहले भी खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत थी, अब भी सबसे बड़ी सियासी कुव्वत है। वक्त आया तो साबित कर दिया कि पिछले इलेक्शन में दांधी हुई थी। हम पाकिस्तान को इनसे बेहतर चलाएंगे। अब तो साबित हो गया कि करप्शन की बातें भी एक टूल के तौर पर और हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, चाहे कोई है या नहीं है। और अब तो खैबर पख्तूनख्वा ने मैसेज दे दिया कि ये जाली हुकूमत थी, और अब भी जाली हुकूमत है, और सुबह में भी जाली हुकूमत थी। वैसे तो सियासत में सब कुछ कहना जायज़ है, लेकिन मौलाना फजल रहमान का ये कहना कि इस इंतखाबात ने साबित कर दिया कि पिछले इंतखाबात जो थे वो जाली थे, ये खासी दिलचस्प किस्म की बात है। बिकॉज पाकिस्तान में हर इंतखाबात जिसके नतीजा किसी के फेवर में निकलता है, वो कहता है कि पिछला इंतखाब गलत था, मेरा ही इंतखाब सही है। फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब फवाद चौधरी साहब ने बड़े सौंबर तरीके से अपनी शिकस्त का एतराफ़ किन अल्फाज में किया, वो भी सुन लेते हैं। जब एक हल्के में 3-3, 4-4 लोग आपकी एक ही पार्टी के इलेक्शन लड़ना शुरू कर देंगे तो इलेक्शन हारेंगे ही, और क्या होगा। फिर जो मजहबी शिद्दत पसंद जमातें हैं जैसे JUI है, तो बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी गलतियों की वजह से एक ऐसी सियासी जमात जो है वहाँ पर एक नोटिस हुई है जिसको असूली तौर के ऊपर ख़त्म होना चाहिए था। और इस तरह के बोने जो हैं उनको मौका मिलता है कि वो अपना कद बड़ा करें, तो मेरा ये ख्याल है कि इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। और ये PTI के जो लीडरशिप है, PTI के जो वर्कर्स हैं, उनके ऊपर ये फ़र्ज़ है कि वो अपने छोटे मुफादात को ऊपर से पुश डालें और इमरान खान को मजबूत करें। दिलचस्प बात है कि फवाद चौधरी साहब JUAF को और उनकी लीडरशिप को बोना कह रहे हैं। ये बहुत दिलचस्प किस्म का कमेंट है, लेकिन जो कुछ कहा फवाद चौधरी साहब ने, ये इन लाइन है जो खुद प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने इस हवाले से 2 ट्वीट किए हैं, एक उर्दू में ट्वीट किया है, एक अंग्रेज़ी में ट्वीट किया है। दोनों ट्वीट्स में वज़ीर आज़म का कहना ये है कि हमने जो हलकों में लोगों को सीट में जो हमने उनको टिकट दिए हैं, वो हमने टिकट लोगों को ठीक नहीं दिए हैं, और हम इसका जो दूसरा फेज़ होगा लोकल बॉडीज़ में, उसमें मैं खुद ज़ाती तौर पर इसकी निगरानी करूँगा और टिकट ठीक दिए जाएंगे। ये और बात है कि जो लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड हमारी तहरीक इंसाफ के लोगों से बात हुई है, वो इससे एग्री नहीं करते। वो समझते हैं कि जो रॉट है तहरीक इंसाफ का वो बहुत गहरा है, बहुत से मसले हैं, और सबसे बड़ा मसला वो कहते हैं कि महंगाई थी, जिससे कि वफाकी हुकूमत ही उसके लिए ज़िम्मेदार है। उसके अलावा गवर्नेंस के भी बहुत से इशूज़ हैं। वो ये भी समझते हैं कि तहरीक इंसाफ ने जो पिछले 5 साल में हुकूमत की थी, उसके मुकाबले में जो अब 5 साल हुकूमत की है, कंपैरेटिवली तौर पर वो हुकूमत पिछली हुकूमत के मुकाबले में लैकलस्टर। एक एक करके मैं आपको टुकड़े सुनाता हूँ। सबसे पहले हम सुन लेते हैं कि क्या कहा है जनाब शौकत यूसुफजई साहब ने, जो कि खैबर पख्तूनख्वा की जमात से जिनका ताल्लुक है। उनकी क्या एक्सप्लेनेशन है इस हार के ऊपर। हार जीत होती है, इसमें कोई वो नहीं है। हमारे अगर मैं समझता हूँ कि अगर हमारे सबसे जो हमें मुश्किलात रही वो महंगाई की वजह से रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है कि जी करप्शन हो रही है या किस तरह का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा इस हुकूमत के ऊपर। महंगाई है, लोग परेशान हैं। यही रोना है आतिफ खान का, जो मिनिस्टर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, वो भी महंगाई की दुहाई दे रहे हैं। ज़्यादा हुआ है महंगाई की वजह से, लोगों को काफ़ी परेशानी है, और यही एक वजह है। और मुझे तो ऐसी कोई वजह नज़र नहीं आती, लेकिन ये कि महंगाई की वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। और वो तो इंटरनेशनल एक मसला है, अल्लाह करे भी आहिस्ता आहिस्ता कमी की तरफ जा रहा है।
ये बात बड़ी वाज़ेह है कि तहरीक-ए-इंसाफ शदीद डिफेंसिव पे है, एपोलोजेटिक है, परेशान है, अपनी इस नाकामी से सोच रही है, समझ भी नहीं आ रही कि हुआ क्या। उसके साथ आज हमारे साथ इसी हवाले से 3 परमानेंट गेस्ट हैं, मुझे ज्वाइन कर सकेंगे। तैमूर खान झगड़ा साहब फाइनेंस और हेल्थ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, बहुत ही प्रोमिनेंट कलीदी कैरेक्टर हैं वहाँ की कैबिनेट के, मुझे इस पूरे प्रोग्राम में मेरे साथ होंगे। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे मुमताज़ बंगश साहब जो कि ब्यूरो चीफ हैं 92 न्यूज़ के, पेशावर के, वीडियो लिंक से मेरे साथ हैं। हम उनसे समझ सकेंगे कि क्या है सियासत के डायनामिक्स क्या है, एक न्यूट्रल व्यू हमें देंगे। सईद काजी साहब पाकिस्तान के मुमताज़ जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लाहौर से वीडियो लिंक के हमें ज्वाइन कर सकेंगे। इसके अलावा हमारी कोशिश होगी कि हम JUF की लीडरशिप से भी इसी प्रोग्राम के दौरान में बात कर सकें। और जनाब सेनेटर अताउर रहमान साहब जो हैं JUF के, वो हमारे साथ हैं इस वक्त। सेनेटर अताउर रहमान साहब अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, वेरी वार्म वेलकम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर साहब आप क्या बताएंगे, बाज़ लोगों को शक है कि कुछ अजीब सा लग रहा है कि अगर जीतना ही यहाँ पे था तो फिर शायद ANP को ज़्यादा सीटें मिलती। आप लोग जो हैं इतनी ज़्यादा नुमाया पोजीशन में खैबर पख्तूनख्वा में अचानक कैसे आ गए? लोग कुछ तअज्जुब से देख रहे हैं, कुछ हैरानगी से देख रहे हैं इस चीज़ को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये कहना कि अचानक से आ गए हैं, ताज्जुब हो रहा है, ये है, ऐसा नहीं है। जमीयत उलमाए इस्लाम जो है सूबे खैबर पख्तूनख्वा में सन 70 के बाद भी हुकूमत कर चुकी है और उसके बाद 2002 में भी 5 साल उसने हुकूमत की है MMA की शक्ल में, और फिर उसके बाद मुसलसल अपोजिशन लीडर जो है वो जमीयत उलमाए इस्लाम कर रहा है। इस वक्त भी KPK की गवर्नमेंट में अपोजिशन की जमात जो सबसे बड़ी है वो जमीयत उलमाए इस्लाम ही है। अच्छा, तो ये कहना कि ये अचानक कहाँ से आ गए और फिर ये लोग तो बड़े बोने हैं या ये है या वो है, मेरे ख्याल में इस तरह की बातें इन लोगों को ज़ेब नहीं देती। हाँ, ये जरूर है कि इन्होंने ये कहा था कि हम मौलाना की सियासत को और जमीयत उलमाए इस्लाम की सियासत को खत्म कर देंगे। आज कौम ने साबित कर दिया है कि ग्रास रूट लेवल पर बल्दियाती इंतखामात में भी जमीयत उलमाए इस्लाम की जड़ें उसी तरह मजबूत हैं जो आज से पहले थी, और इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन में ये कौम साबित करेगी कि ये जो हुक्मरान हैं ये नाअहल हैं, इनको हुकूमत चलानी नहीं आती, इनको सिर्फ फॉरेन एजेंडा मुकम्मल करना है और बस, इसके अलावा और कुछ इनका मकसद नहीं है। मौलाना साहब ये जो बोने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और वो इल्ज़ाम लगाया, वो तो बहुत ही फजूल बात उन्होंने की जिसने भी ये बात की। लेकिन लोग ये कहते हैं कि जैसे खुद आपने कहा कि MMA की हुकूमत भी हमने बनाई थी, तो उस वक्त भी ये शक रहा कि MMA की जमात को किसी ने स्टिच किया था, कोई MMA की जमात को लेकर आया था। इसी किस्म की कुछ सदा अभी भी है कि JUF को लाया जा रहा है कहीं से, कुछ इस पर क्या आपका रद्द अमल है? अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमाए इस्लाम की जो सियासत है वो आज की सियासत नहीं है। जमीयत उलमाए इस्लाम 100 साल पहले जब हिंदुस्तान था यहाँ, तो उस वक्त की बनी हुई है, और फिर पाकिस्तान में बनने के बाद जमीयत उलमाए इस्लाम ने सियासत शुरू की है और अब तक कर रही है। न हमें किसी की बैसाखियों की जरूरत है और न हम किसी के बैसाखियों के जरिए से आते हैं। ये वो लोग हैं जो इन्होंने, जिनको जुमा 8 दिन हुए हैं सियासत में। मौलाना आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जमीयत उलमाए इस्लाम का 100 बरस का एक तारीखी पस मंज़र और बैकग्राउंड है बरसगीर हिंदुस्तान पाकिस्तान की सियासत में। बिल्कुल सही फरमाया आपने। आप सेनेटर भी हैं, इससे पहले मुसलसल आपकी जमात और मौलाना फजल रहमान चाहते थे कि निज़ाम को गिरा दिया जाए। उन्होंने एक स्टेज पे कहा था असम्बलियों में ना जाएं, फिर उन्होंने गुज़िश्ता 3-3.5 बरस में बहुत दफ़ा ये कोशिश की कि हुकूमत को गिरा दिया जाए। वो बाकी जमातों ने उनका साथ नहीं दिया, पीपल्स पार्टी ने, PMLN ने। लेकिन अब ये जो आपने तो बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेके आप खैबर पख्तूनख्वा की जो प्रोविंशियल हुकूमत है उसके सेटअप का हिस्सा बन गए हैं, तो इसका मतलब है कि आप निज़ाम के खिलाफ उसको गिराने की जद्दोजहद अब ख़त्म कर देंगे, अब आप इलेक्शन के अंदर आके मुकाबला करेंगे हर तरफ, यही है? देखिए, जमीयत उलमाए इस्लाम की क़यादत ने उस वक्त जो डिसीजन लिया था, उस वक्त ये कहा था कि आप असम्बलियों में न जाएं, हल्फ न लें, तो ये हुकूमत नहीं रहेगी और ये नहीं बन पाएगी, नहीं चला सकेंगे। आज भी हम कहते हैं कि जमीयत उलमाए इस्लाम का मौक़िफ़ वही है कि आज भी अगर जमीयत उलमाए इस्लाम मुकम्मल अपोजिशन के साथ असम्बलियों से बाहर आ जाए तो ये लोग हुकूमत करने के काबिल नहीं है।
अच्छा, ये दिलचस्प आपका नुक्ता है कि आपने इलेक्शन में हिस्सा भी लेना है और मानना भी शायद नहीं है निज़ाम को, लेकिन मेरे साथ रहिए क्योंकि तैमूर खान झगड़ा जो हैं उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। फाइनेंस एंड हेल्थ मिनिस्टर है, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर की कैबिनेट के बड़े अहम और कलीदी कैरेक्टर हैं। तैमूर खान, मेरी बात पूरी सुन लें। जी 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 मौलाना। आप क्यों बात पूरी नहीं सुनते? मौलाना आपसे ही तो बात कर रहा हूँ शुरू से। मैं कह रहा हूं कि आप हमारी पूरी बात सुन लें फिर उसके। जी जी प्लीज। अर्ज कर रहा हूं कि हम इलेक्शन भी चाहते हैं लेकिन साफ सुथरा इलेक्शन चाहते हैं, और जहां कहीं भी इन्होंने हमारे इलेक्शन पर डाका नहीं डाला, कौम ने जमीयत उलमा इस्लाम को और मजहबी लोगों को सिलेक्ट किया है। ये जो मजहब को दहशत का नाम देकर और जमीयत उलमा इस्लाम पर ये इल्जाम लगाते हैं कि खुदा न ख्वास्ता ये कोई दहशतगर्द जमात है, हम दहशतगर्द जमात नहीं है। हमने अपने नौजवान को रोका है कि आपने दहशतगर्दी की तरफ नहीं जाना। हमने पार्लियामेंट की सियासत करनी है, लिहाजा हमें पार्लियामेंट की सियासत शराफत के साथ करने दें। और अगर आए रोज इस तरह की चोरियां होती रहेंगी, मैं अब भी बरमला कहता हूं कि बल्दियाती इलेक्शन में आने के बाद हम इनको सिखाएंगे कि कौम की खिदमत किस तरह की जाती। ठीक है मौलाना, मेरे साथ रहिए। मौलाना मेरे साथ हैं तैमूर खान झगड़ा साहब, फाइनेंस एंड हेल्थ मिनिस्टर। तैमूर खान झगड़ा साहब, मौलाना फजल रहमान ने जो कुछ कहा और अब जो मौलाना अताउर रहमान कह रहे हैं, वो तो ये समझते हैं कि पिछले इलेक्शन ही जाली हुए थे 2018 के, जिसके नतीजे में आपकी पार्टी पावर में आई थी, और आज के इलेक्शन ने, बल्दियाती इंतखाबात ने साबित कर दिया है कि आपकी जमात की हैसियत भी कोई नहीं और पिछले इंतखाबात भी जाली थे। ये तो बड़ी अजीब बात है, क्योंकि मैं बिल्कुल मानता हूं कि इसमें हमारी कारकर्दगी वो नहीं जो कि होनी चाहिए, लेकिन इन इलेक्शंस के भी गिन लें तो इसके बावजूद कि ये 3 साल जो है वो इंटरनेशनल सतह पे बड़ी मुश्किल जो है वो गुजरे, हमारे वोट इनसे ज्यादा है। मुझे नहीं पता कि अगर इनको गिनती नहीं आती, लेकिन ये कहना कि इसकी बेसिस पे जो है वो वोट आपके ज्यादा है इनसे, पार्टी खत्म हो, हमारे ज्यादा है। हमारे तकरीबन 8 लाख है और इनके 7,80,000। गिन लें, आपको मैं सारा रिजल्ट जो है वो दिखा दूंगा, लेकिन शायद आप देख लें, सारी एडिशन की हुई है और इसीलिए की हुई है कि पीछे का शायद नाराज वोटर। मेरे सामने तो जो टेबल है उसमें यह है कि इनकी 21 सीटें हैं, आपकी 14 हैं, इनके टोटल वोट 54 लाख पड़े हैं पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, आपके 23 लाख हैं। पता नहीं फिर सही नहीं है फिगर? सर 23 लाख तो हो ही नहीं सकते, टेबल बिल्कुल गलत है। यही कह रहा हूं, अगर आप सिर्फ हमारे पेशावर वोट गिन ले, अच्छा, तो 23-24 लाख तो वो बनते हैं। आप सिर्फ सीट पे देख ले तो वोट इनके ज्यादा है। मोहित साहब, मैं आपके साथ वो शेयर कर लूंगा, लेकिन देखें उन वोट से भी हम जो है वो मुतमईन तो नहीं है। हमारे इससे डबल वोट्स जो है वो होने चाहिए। हमारा बहुत सा वोटर जो है वो नहीं निकला, उसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। और की 6 सीटें हैं, 3 साल जो है 5 JUI जीत चुकी। देखिए क्या हुआ, मतलब कैसे आप समझाएंगे अपने लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को, सुनने वालों को, व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हो गया? मोहित साहब, 3 फैक्टर्स हैं। जब भी दुनिया में इस टाइप की इन्फ्लेशन आती है, याद रखें कि दुनिया में दूसरे जंग अजीम के बाद सबसे बुरी रिसेशन, और उसके साथ जो है 100 साल के बाद कोविड जैसी वबा, इन 2 चीजों को जो है वो फैक्टर ले ले, वो जो है वो पॉपुलेशन को क्लैरिटी से समझाना आसान नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, खान साहब ने खुद एतराफ किया कि अक्सर जो हो जाता है एक मकबूल पार्टी में, पीटीआई वर्सेस पीटीआई का जो फैक्टर बन जाता है वो बहुत सी पे बना। और तीसरी चीज, जो एक चीज पे बात नहीं हुई, मैं चैलेंज करता हूं, ये तो हमारे ऊपर वाली सीट 20,000 वोट ज्यादा है, हमारी पॉपुलैरिटी जो है वो कहीं नहीं गई। आप पेशावर में नीचे जो है वो नाज़मीन देखे, हमने एक फैसला किया जो शायद इन हाइंडसाइट सही नहीं था, कि हमने विलेज के सतह पे जो इंतखाब थे, जो जहां पे हमारा सारा वर्कर लड़ रहा था, उनको हमने टिकट्स नहीं दिए। और अगर आप उनका वोट बैंक जो है वो गिन लें, वो ऊपर वाले वोट से तकरीबन डबल पड़ा है। इंशाल्लाह दूसरे फेज में हम ये गलतियां जो है वो ठीक करेंगे। उनको क्यों नहीं दिया आपने टिकट अपने विलेज में? वो इसलिए नहीं दिया जी
कि हमारे पास जितने कैंडिडेट्स थे और जितना कम टाइम था, जो ओरिजिनली विलेज का निज़ाम था वो पार्टी लेस डिज़ाइन था, क्योंकि विलेज पे जो है आपको पता है मोहल्ले मोहल्ले से लोग जो है वो उठते हैं। तो हमारी सारी प्लानिंग जो थी वो विलेज लेवल पे, तहसील लेवल पे नहीं, विलेज लेवल पे पार्टी लेस इलेक्शंस की थी। हमने मुनासिब नहीं समझा कि आखिरी लम्हे पे हम उसको चेंज करें, क्योंकि कोर्ट ने ये फैसला किया कि विलेज के इलेक्शंस भी पार्टी बेसिस पे होने चाहिए। टिकट नहीं दिया, लेकिन उसकी वजह से ऑब्वियसली वो सारे लड़के जो खड़े थे उनको जो है वो अपनी इलेक्शन की पड़ी हुई थी, तो उनका जो टर्नआउट, और अभी पेशावर के 8 हलकों की एनालिसिस की है, तकरीबन डबल वोट पड़ा है वर्सेस जो पीटीआई के ऊपर के कैंडिडेट, और वो प्राइस पे की, और इंशाल्लाह वो गलती हम दूसरे फेज में ठीक करेंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि पीटीआई जो है वो गायब हुई है या एक आर्जी झटका लगा है, जिससे इंशाल्लाह हम सीखेंगे। और जैसे इनके लोग आए, बिल्कुल ठीक है, वो उनकी कारकर्दगी भी देख लेंगे, और अभी लोग जो है चूंकि 8 साल उन्होंने हमारी कारकर्दगी देखी है, तो सामने हो जाएगा कि जो लोग आए हैं वो किस टाइप की कारकर्दगी करते हैं। इंशाल्लाह खान के मिशन से हम नहीं हटेंगे और ये प्रूव करेंगे। मेरे साथ रहें, झगड़ा साहब मेरे साथ रहें, बहुत ही वैल्यूएबल आपका इनपुट है। मैं ब्रेक से पहले चाहता हूं कि ब्यूरो चीफ जो है हमारे पेशावर के कामरान मंगेश साहब हमारे साथ हैं, उनका भी हम क्विकली एक व्यू जो है, मुमताज़ मंगेश साहब हमारे साथ है। मुमताज़ मंगेश साहब, आपका ब्रेक से पहले ये व्यू दे दें कि झगड़ा साहब ये समझते हैं कि ये एक आर्जी झटका है, ये एक मोमेंट्री फेज है और दूसरे फेज में तहरीक इंसाफ दोबारा से उभर सकती है। आपका क्या एनालिसिस? शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये आर्जी झटका हमेशा इलेक्शन में इसी तरह से आर्जी झटके लगते रहते हैं और ये झटका फिर कई सालों तक ये बर्दाश्त करना पड़ता है। जहाँ तक तैमूर साहब का ताल्लुक है, उसने जो बात की है कि मतलब जो उसने नाकामियों के असबाब बताए हैं, वो मेरे ख्याल में किसी हद तक तो सही होंगे, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि इनकी ये इस इलेक्शन के लिए तैयार ही नहीं थे शुरू ही से। मतलब ये वो टाइम लेते रहे हैं, कितना अर्सा हो गया कि पिछली टेन्योर जो है वो ख़त्म हो गई है लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ की, और इतना इनको ये खींच रहे थे। कभी ये जो कोविड-19 से मुतालिक जो कानून साजी होती है, कभी उसी में डाल देते हैं कि 2 साल के लिए इलेक्शन नहीं होंगे, कभी क्या करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के डिलेंग टेक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे थे। इसकी वजह ये थी कि ये तैयार नहीं थे। दूसरी बात ये थी कि इन्होंने उम्मीदवारों का जो चुनाव किया था वो बिल्कुल ही गलत था। इसमें ऐसे उम्मीदवार भी हैं इंपॉर्टेंट जो नशिस्तें हैं उसके लिए कि वो पीटीआई के वर्कर्स थे ही नहीं, जो जिसकी दिल में जो आया उसकी नामजदगी कर दी। और ये कह रहे हैं कि जो जिला कौंसल जो विलेज कौंसल और नेबरहुड कौंसल के जो कैंडिडेट्स हैं उनका वोट बैंक इतना ज्यादा है, उसमें तो इनके टिकट थे ही नहीं। वो तो आजाद उम्मीदवारों ने जीते हैं, 4-4, 5-5 उसके वो खड़े थे, अपनी पार्टी के लोग उससे खड़े थे। ये कैसे अंदाजा लगाते हैं कि ये इनके लोगों के वोट्स थे? अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो वो इनके वोट्स होंगे, इनके कैंडिडेट्स होंगे। अगर नाकाम हो जाते हैं तो इनके वोट इनके कैंडिडेट्स नहीं होंगे क्या? दूसरी बात यह है कि पेशावर जैसा जिला कि जहां पे इनके सारे तकरीबन जो एमपीएस थे वो पीटीआई ही से बने थे, उसमें इस किस्म की नाकामी मेरा ख्याल है ये खुद तैमूर झगड़ा साहब को भी वो इनके अपने उसमें इनकी अपनी तहसील में जिस तरीके से इनको शिकस्त हुई है, तो ये तो इस बात का मतलब खुलेआम यही सबूत है कि इनकी कारकर्दगी बहैसियत मिनिस्टर शायद लोग उससे मुतमईन नहीं थे। इसी हल्के में इश्तियाक उर्वर साहब सूबाई वजीर हैं, उनकी उससे लोग मुतमईन नहीं थे तो उनको वोट दिया है। अगर महंगाई की बात की जाए, महंगाई ये 1 साल से नहीं आई, पिछली हुकूमतों में भी इसी तरह महंगाई हुआ करती थी। हाँ, ये सच है कि इस बार जो महंगाई आई है वो कुछ ज्यादा ही महंगाई को भी नहीं समझ रहे। आप समझते हैं गवर्नेंस का मामला था। मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। 3 किस्म मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए मंगेश साहब। 3 किस्म के पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने आई है। एक JUIF का पॉइंट ऑफ व्यू कि पिछले साबित हो गया कि पिछले इंतखाबात ही जाली थे और JUIF सबसे बड़ी पार्टी है। झगड़ा साहब का ख्याल है कि ये एक आर्जी झटका है पार्टी के लिए क्योंकि हिकमत अमली ठीक नहीं रही, और मंगेश साहब का ख्याल है कि नहीं, ये मामला खासा गहरा है। सईद काजी साहब से अभी तक मैं बात नहीं कर सका। ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम डिस्कशन आफ्टर द ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक। मैं सीधा चलूंगा सईद काजी साहब के साथ, लेकिन मुमताज़ बंगिश साहब भी और तैमूर खान झगड़ा जो कि फाइनेंस एंड हेल्थ मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा के, की कैबिनेट मेंबर हैं, वहाँ की चीफ मिनिस्टर की टीम के, वो भी हमारे साथ हैं। सईद काजी साहब, बदकिस्मती से मैं आपको ले नहीं सका पहले पार्ट में, जो को मौलाना ने बहुत लंबी बात कर दी और वो प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, लेकिन आपने 3 किस्म के पॉइंट ऑफ व्यू सुने। एक वो पॉइंट ऑफ व्यू है JUIF का, जो कहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात ने ये साबित कर दिया हमेशा के लिए कि 2018 के इंतखाबात जाली थे और JUIF ही खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी जमात है। दूसरा तैमूर खान झगड़ा साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो ये समझते हैं कि एक सेटबैक हुआ है, परफॉर्मेंस भी वो पहले वाली नहीं थी, लेकिन एक सेटबैक हुआ है बिकॉज महंगाई है, मसकरात हैं, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं हुई है। फिर आपने मुमताज़ बंगिश साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू सुना, जो ब्यूरो चीफ हैं 92 के पेशावर में। उनका कहना है कि मसला सिर्फ महंगाई का नहीं है, कि PTI की हुकूमत के परफॉर्मेंस के सीरियस इश्यूज़ हैं। आपको क्या समझ आ रहा है पंजाब से इस पूरी सूरत हाल को देख के? देखें, बात यह है कि सारी थोड़ी थोड़ी बातें सब ठीक हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये जो डिबैकल हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि हमारे यहाँ रवायती तौर पर अगर आप देखें तो लोग बहुत तंग थे। हम पिछले 2 अदवार देखें तो लोग एक जो रियासत को चलाने का बिल है वो आम आदमी के हाथ में पकड़ा दिया जाता था। तो इमरान खान आते हैं, तो इमरान खान ने भी जो रियासत का जो ये बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, तुर्की में इन्फ्लेशन 58% से ज्यादा है, अमेरिका में 6.2% है। ये सारी रिसेशन की बात झगड़ा साहब जो कह रहे हैं वो दुरुस्त है, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम यह है कि ये बातें तो आम आदमी को नहीं पता होती। उसे तो ये पता होता है कि आप जब पावर में आने से पहले हमसे जो बात करते हैं और गुफ्तगू करते हैं, जो वादे करते हैं, वो क्या होते हैं। चुनाचे चूंकि कोई सीरियस चेंज इकोनॉमिक प्रॉब्लम यहां पे मेरा आज भी यही व्यू है कि ये गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस जो है, इससे बड़ा फ्रॉड और धोखा कोई नहीं, एनजियोटिक इस्तेलाह है। स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। स्ट्रक्चरल इश्यूज ये हैं कि आप इस रियासत, मिसाल के तौर पे ये जो आज फवाद चौधरी साहब ने कहा कि $55 बिलियन हमने वापस करना है, या $125 बिलियन का जो हमने कर्जा लिया है, पहले तो हमें ये बताएं ना खान साहब कि ये किस पे खर्च हुआ, क्योंकि यहां हमने ये एक कमीशन बनाया था, किधर गई रिपोर्ट उसकी? पे मैंने करना है, आपने करना है, आम आदमी ने करना है। इसी तरह आपका जो विदहोल्डिंग टैक्स है 80% जो पैसे हैं आप आम आदमी से लेते हैं। मैं अगर अमीर आदमी अगर टेलीफोन का कार्ड खरीदता हूं तो उतने ही टैक्स देता हूं जितना दूसरा आदमी देता है। तो प्रॉब्लम यह है कि जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है इसने कोई सीरियस बड़ी तब्दीलियां नहीं की उस माशी स्ट्रक्चर सेटअप में, जिसकी उसकी और सबसे बड़ा फैक्टर, मिसाल के तौर पर ये अपनी मईशत को भी बाजियाब नहीं कर सकी। आपका जो है वो बैठ के जो डॉलर बढ़ाई जा रहा है, वो बड़ा कोई बहुत ही कोई लायक आदमी आया है, वो उधर से वो क्यों आया है? इसके अलावा हफीज शेख कौन था? तो ये है कि जब आप स्ट्रक्चर, ये निजाम पिछले बहुत अरसे से हैवीली रिग्ड है 1% के मफाद में, और इसमें कोई संजीदा तब्दीली हमें पिछले 4-5 सालों में या नहीं नजर आई। चुनाचे अब वोट में अब अच्छा यहां देखें क्या हुआ, लाहौर में क्या हुआ। आज मुझे ताहिर मलिक की स्टोरी थी और मैं हैरान रह गया, उन्होंने मेरे प्रोग्राम में दी कि यहां पे जो 133 में हुआ उसमें उन्होंने चर्चेज में पैसे बांटे, मस्जिदों में उनके मुताबिक जो है मदरसों में पैसे बांटे। लाहौर की मैं बात कर रहा हूं जहां पे बहुत 18-18.5% टन। तो ये लोग एक तो डीपोलिटिसाइज हुए हैं, डिसल्यूजन हुए हैं, उसमें जो रिसेशन था वो अपनी जगह मगर आपके खाते पड़ेगा। तो ये वजह है कि लोगों को सियासत जोड़ नहीं पा रही अपने पास, लोग भी कंफ्यूज्ड हैं। रही बात कि ये इलेक्शन पहले चोरी हुए थे या आज चोरी हुए थे, भाई मुझे क्या पता, जो मेरे हक में होता है वो ठीक होता है, जो दूसरे के हक में हो जाए वो चोरी हो जाता है। तो मेरे ख्याल में ये वजह है जो वो तो बड़ा कमजोर आर्गुमेंट है, इसी तरह से बड़ा कमजोर आर्गुमेंट है। मेरे साथ रहे सईद काजी साहब, मुझे जरा झगड़ा साहब की तरफ जाने दीजिए। नाज़रीन आपके सामने ये भी कहूंगा कि मुल्तान के करीब खानेवाल में जो बाई इलेक्शन हुए हैं उसके बारे में भी यही खबर है कि खुल्लम खुल्ला तीनों जमातों ने किसी न किसी किस्म की चीज़ दी है। पीपल्स पार्टी पे बहुत इल्ज़ाम है कि खुल्लम खुल्ला उन्होंने NIC कार्ड चेक करके पैसे बांटे हैं, PMLN ने जरा छुप के बांटे हैं, और तहरीक इंसाफ ने सलाई की मशीनें और इस तरह की चीज़ें दी हैं। तो वोट जो है बहरहाल तीनों जमातों ने खरीदने की कोशिश की है। झगड़ा साहब, सईद काजी साहब इज़ नॉट अ क्रिटिक एज सच। सईद काजी साहब कोई तहरीक इंसाफ के दुश्मन नहीं है, वो हमेशा तहरीक इंसाफ को सपोर्ट भी करते रहे हैं, लेकिन अब जो वो सवालात उठा रहे हैं वो तीखे भी हैं और वो मुश्किल भी हैं। क्या जवाब है आपका? देखिए, मेरे ख्याल में रिलेटिवली बैलेंस तज्जिया था। ये कहना कि तहरीक इंसाफ ने कुछ किया नहीं, हम अपने ट्रैक रिकॉर्ड पे तो जो है वो उस पर स्टैंड करते हैं यहाँ पे।
जो मिसाल ले लें, सेहत कार्ड इंट्रोड्यूस किया है, किसी मुल्क में नहीं हुआ। मिसाल ले लें, स्कूल सिस्टम्स में पहले जो टीचर्स भर्ती हुए, अभी जो 6 अरब रुपए पे फर्नीचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्कीम्स बन रही है, जो BRT से पेशावर की इकोनॉमी को फ़र्क पड़ रहा है। 2 चीज़ें अलबत्ता हैं, ये चीज़ें जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है रिसेशन की, उसमें इनका इम्पैक्ट जो है वो डैम्पन हो जाता है। मेरे ख्याल में पूरे मुल्क की सतह पे इकोनॉमिक रिवाइटलाइजेशन पे बड़ा काम हुआ है, लेकिन जैसे ही कोविड का असर जो है वो कम होगा, ग्लोबल इकोनॉमी उठेगी, आपको वो फ़र्क जो है वो नज़र आएगा। एक्सपोर्ट्स पहली बार 30 अरब पे जा रहे हैं। पहली बार जो है वो फिस्कल डेफिसिट जो था वो अंडर कंट्रोल आया। जो करंट अकाउंट बैलेंस था वो रिवाइव हुआ, लेकिन मुश्किल हालात में हुआ। अब जो चीज़ है, और बिल्कुल मैं इससे एग्री करता हूँ कि गवर्नेंस का बार है, जो सिस्टम को हमने तब्दील करना है, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो आसान नहीं है, लेकिन वो चैलेंज हमने एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्ट करना है। जैसे हमने सेहत कार्ड को बनाते हुए एक लेकिन झंडा साहब, आपने बंगश साहब को सुना, उनका आर्गुमेंट ये था कि तहरीक इंसाफ महंगाई कह रही है, लेकिन मसला खाली महंगाई का नहीं है। तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर्स के अपने हलकों में जो है हार गए सारे, तो परफॉर्मेंस इशू है बड़ा सीरियस किस्म का। आप कह रहे हैं परफॉर्मेंस इशू नहीं है, महंगाई इशू है। जी मोहित साहब, परफॉर्मेंस हमेशा इंप्रूव हो सकती है, लेकिन फ्रैंकली ये तो एक पॉपुलिस्ट सा नारा था। जैसे आपने खुद देखा, जो आपके सामने जो वोट्स का टैली था वही ठीक नहीं था। हमारे यहाँ थोड़ी सी एनालिसिस जो है वो कमज़ोर होती है। परफॉर्मेंस के ज़रूर मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो इश्यूज़ होंगे, लेकिन मैंने आपको साबित किया कि वोट आज भी तहरीक इंसाफ ने सबसे ज़्यादा लिया है। उसकी कोई ना कोई वजह तो होगी ना। बड़ी पार्टी लेकिन ये तो हमने फिगर्स लिए हैं नेट से, मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे, उन पे तो नहीं है, उन पे तो मौलाना का वोट ज्यादा नजर आ रहा है। आप कौन सा वोट काउंट कर रहे हैं? आजाद उम्मीदवारों का? डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है तैमूर साहब जो है ये फिगर्स उसकी भी गिन रहे हैं, ये नेबरहुड कौंसिल, विलेज कौंसिल्स के नहीं गिन रहे जी। 7,97,000 PTI ने वोट लिया है और 7,72,000 JUI ने वोट लिया है। 2,70,000 PMLN ने वोट लिया है और 4,73,000 ANP ने वोट लिया है। ये जो रिवायती पार्टीज है ये तो बहुत पहले रिजेक्ट हो चुकी है, लेकिन हमने ये हर लेवल का वोट है या ये टॉप लेवल का वोट काउंट कर रहे हैं आप? कि हर लेवल का वोट काउंट कर रहे हैं? टॉप लेवल का वोट है, ये सिर्फ टॉप लेवल का वोट है। अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया के जमाने में जो भी तस्वीर लग जाती है उसको बड़े बड़े जर्नलिस्ट भी बगैर इन्वेस्टिगेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इसमें KP के फाइनेंस मिनिस्टर का तो कसूर नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि हमारी परफॉर्मेंस इससे बेहतर होनी चाहिए और वो इंशाल्लाह होगी, आप देख लेंगे। ठीक है। अच्छा, जरा बंगश साहब का इसमें व्यू। बंगश साहब, ये वोटों की सूरत हाल है क्या? बिकॉज ये हमने जो नेट से फिगर लिए हैं वो टेबल तो ये शो कर रहा है कि JUIF ने कोई 54 लाख वोट लिए हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के 23 लाख वोट हैं, इंडिपेंडेंट्स के 17 लाख हैं, ANP के 16 लाख कुछ हैं, PMLN के 7 लाख कुछ हैं, PPP के 3 लाख कुछ हैं, जमात इस्लामी के 32,000 कुछ हैं और PPP के 36,000 कुछ हैं, TIP। तो आपके पास क्या अंडरस्टैंडिंग है ब्रॉडली स्पीकिंग, वोटों का क्या है सिलसिला? डॉक्टर साहब, शायद तैमूर सलीम जगड़ा इस बात पे सही हो कि उनके जो वो हैं कैंडिडेट्स की जो ओवरऑल जो वोट हैं वो इस तादाद में वो शायद सही हो, लेकिन ये डिपेंड करता है अगर किसी पार्टी का कोई कैंडिडेट ही नहीं है तो हम ये कहेंगे कि क्या उस हल्के में उसका कोई वोटर ही नहीं है। अगर किसी पार्टी के हर जगह पे कोई कैंडिडेट है तो जाहिर है वो जो नाकाम हो जाते हैं तो वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। नहीं, ठीक है ना, वो गिनते हैं, वो सही है, वो गिनते हैं, लेकिन ये अब ये कहना मुझे तो गिनती का कोई और तरीका नहीं आता। ठीक है, नहीं ठीक है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये कहना कि PTI ने नशिस्तें कम हासिल की हैं, लोगों में पजीराई कम हुई है, हम इस बात को झुठला नहीं सकते। इसकी वजह यह है, ठीक है, महंगाई सब कुछ मानते हैं, ये भी मानते हैं कि सेहत इंसाफ कार्ड, लेकिन मुझे ये तो बताएं कि तहरीक इंसाफ ने अंदाज़न तमाम लेवल्स पे वोट लिया कितना होगा बंगश साहब?
ठीक है, सीटों का तो वाज़ेह है कि 21 और 24 का बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन वोटों का कितना फर्क है जमीयत उलमा इस्लाम और तहरीक इंसाफ में? मंगेश साहब, ये तो सही अंदाजा तो अभी चंद दिन में जो पूरे रिजल्ट पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद ही पता चलेगा कि इनकी ओवरऑल वो क्या है। ये असल में मेरे ख्याल में ये इस तरह की उसमें ये दीगर पार्टियां जो थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जब जनरल इलेक्शन में ये बातें हो रही थी तो वो भी अपने वोट गिन रहे थे। इसका ये मतलब नहीं है कि वो कामयाब हो गए हैं और या ज्यादा लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब जो जितने लोग कामयाब हुए हैं लोग तो वो देखते हैं। पीटीआई का मसला ये है कि अब मैं एक जिले की मिसाल देता हूं। अगर लकी बरवत में इनका एक कैंडिडेट भी कामयाब नहीं होता तो अगर ये लाखों वोट भी वहां पे ले तो फायदा क्या है? अगर किसी जिले से ये मुकम्मल तौर पे वीड आउट हो जाते हैं और उनके सपोर्टर्स, उनके हामी उधर मौजूद भी हो लेकिन उस तादाद में ना हो जितनी दूसरी पार्टियां हो, तो उस सपोर्ट का कोई फायदा नहीं है। असल में मसला यह है कि ये लोग इस बात को शायद मानने के लिए तैयार नहीं है कि ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कारनामा है कि उन्होंने जो सेहत इंसाफ कार्ड का वो है वो बेशक कारनामा है, वो पिछली हुकूमत ने वो किया है और जिन लोगों ने इनको इम्प्लीमेंट करवाया है ये इस हुकूमत में ये ठीक है। बीआरटी का जो कारनामा है वो भी ठीक है, लेकिन पिशावर बीआरटी का जो मंसूबा है पिशावर के लिए है, तो क्या ये मानते हैं कि पिशावर में मेयरशिप के लिए जिस शख्स को इन्होंने वोट दिया था वो पीटीआई का बहुत बड़ा कोई वर्कर था, उसने पीटीआई के लिए कुर्बानियां दी हैं, बहुत पुराना कारकुन था? नहीं था। पीटीआई के अपने कारकुन इस वजह से खुश हैं। यहां पे काफी ऐसे लोग थे कि जो ये समझते हैं कि मेयरशिप के लिए, पिशावर के मेयरशिप के लिए जिस उम्मीदवार को उन्होंने वोट दिया रिजवान मंगश को, वो मतलब अपने पीटीआई के लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं था। दूसरी बात यह है कि ये इनकी गवर्नेंस बेशक अच्छी होगी, लेकिन क्या वजीर सेहत की हैसियत से तैमूर सलीम झगड़ा साहब ये बता सकते हैं कि सूबे की तमाम अस्पतालों की हालत ठीक है, मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स में स्कूल मौजूद है लड़कियों के लिए? ऐसे भी झगड़ा साहब का व्यू ले लें ब्रेक से पहले, मौजूद ही नहीं है, 5 के बाद छोड़ देते हैं। झगड़ा साहब, इस पे आपका क्या रिस्पॉन्स है इस सवाल पे? कौन सी चीज पे? झगड़ा साहब, इस पे आपका क्या सवाल जो है वो आपने हेल्थ कार्ड भी दिया, हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, लेकिन जी देखिए कमेंट किया ना उन्होंने। जी झगड़ा साहब, हाँ, बांग्रेस साहब ने खुद माना कि कहीं ना कहीं गवर्नेंस अच्छी भी हुई है, कहीं ना कहीं अच्छे स्कीम्स भी आए हैं। कोई भी गवर्नेंस सिस्टम में जो है वो चीजें आप इंप्रूव ही कर सकते हैं, परफेक्ट नहीं कर सकते। वो इंप्रूवमेंट बेहतर होनी चाहिए, हम मान रहे हैं, हमने अपनी एफर्ट कंसिस्टेंटली करनी है। आज तक अमेरिका में और यूके में हेल्थ सिस्टम पे जो है वो इलेक्शन होते हैं, तो वो तो हमसे 100 साल जो है वो आगे है, तो उसका ये मतलब तो नहीं कि वहां पे अभी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं। हमने खुद कहा कि हमारी टिकट सिलेक्शन भी बेहतर हो सकती है, लेकिन हम अपनी गलतियां एनालाइज करेंगे। और ये जो मैंने साबित किया, मोहित साहब, मैंने आपको डेटा भी भेज दिया। अब ये मतलब तो नहीं कि बंगर साहब को वोट का टैली नहीं पता था, तो इसका मतलब कि वो बिल्कुल जो है वो सहाफत में जीरो है, बिल्कुल नहीं। बड़े रिस्पेक्टेबल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने गलत सोर्स लेके जो है वो वोट्स की टैली जो है वो देखी। गलतियां होती हैं, हमसे भी गलतियां हुई, आपसे भी हुई, बंगर साहब से भी हुई। मैंने नहीं दी, मैंने फिगर्स नहीं दिए तैमूर साहब, मैंने कोई फिगर्स नहीं दिए। ठीक है जी, मैं कंटिन्यू करता हूं। बंगश साहब ने फिगर नहीं दिए, मैं आपने जो फिगर भेजे हैं मैं उसको अभी टैली करता हूं, ब्रेक पे मैं उसको टैली करता हूं। मुझे ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक के बाद आपने सईद काजी साहब से भी आगाज करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बड़ी इंफॉर्मेटिव डिस्कशन है, हमारे साथ रहिए नाजरीन। एक छोटी सी ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। इससे पहले कि मैं चलूं सईद काजी साहब की तरफ, एक क्विक मैंने चीज़ पूछनी है। झगड़ा साहब, आपके हिसाब से मैं ब्रॉडली स्पीकिंग कितना वोट अंदाजन पड़ा है आपको और कितना पड़ा है JUIF को? क्योंकि आप तो 7 लाख 8 लाख की बात कर रहे हैं, टोटल वोट था कितना जो किसी जमात ने? देखिए जी, ब्रॉडली जो है वो इतना पड़ा। अब ये जो है वो फाइनल एनालिसिस जो है वो होगी। आप फॉर एग्जांपल सिर्फ पेशावर से देख लें, आप कह रहे थे कि 2 लाख वोट, अब जो है वो हम पूरी एनालिसिस कर रहे हैं, आप कह रहे थे कि पूरे सूबे से 2 लाख वोट मिला है। तो पेशावर के एक सीट पे जो है वो 50,000, दूसरे पे जो है वो 20,000, ये मैं यादाश्त से कह रहा हूँ, तीसरे पे जो है वो 16,000, एक और अंदाजन पूरे सूबे से आपको कितना वोट पड़ा और JUIF को कितना वोट पड़ा पूरे सूबे से? सर
मैंने तो जो मुझे जो है जब ये गलत फिगर्स कोट हुए, अभी जो जल्दी से कैलकुलेशन दी थी, आपको बताया कि तकरीबन 8 लाख और 7,20,30,000 के मुताबिक अकॉर्डिंग टू दीज फिगर्स, और फाइनल भी हो जाएगा। जो आपने मुझे डाटा भेजा है उसमें आपके थोड़े से वोट ज्यादा है, लेकिन वो 8 लाख से दोनों के वोट कम है। तो मेरा सवाल ये मंगेश साहब, क्या टोटल वोट दोनों जमातों ने इतना ही लिया है, 7-8 लाख पूरे खैबर पख्तूनख्वा की 46 तहसीलों से? डॉक्टर साहब, बात यह है कि बजाय इसके कि ये फिगर्स के उसमें पड़े, ठीक है पीटीआई का सपोर्ट है, इतनी इसकी गवर्नमेंट है, इतने लोग हैं, इसकी गवर्नमेंट है, इतने लोग हैं, यूथ सारे लोग, इनका दावा है कि वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं और वाकई कर भी रहे हैं। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि जो पीटीआई चूंकि इन इंतखाबात में दूसरी बड़ी पार्टी के तौर पे उभरी है, पहले उस पे नंबर पे जेयूआई है, तो जाहिर है उसकी और उसके मार्जिन में बहुत कम फर्क होगा। तो मार्जिन में जब फर्क होता है, दूसरी पार्टी अमूमन वोट जो लेती है, बिल्कुल सही, जो लोग बस यही नाकाम हो जाते हैं, हो गया क्लियर। मैं यही करना चाह रहा था। सईद काजी साहब, मतलब अब आपको क्या समझ आता है कि इमरान खान कहते हैं कि मैं दूसरे राउंड में जाती तौर पर लीड करूंगा, हमसे गलतियां हुई, हिकमत अमली की गलती हुई, उन्हीं की बात को झगड़ा साहब भी दोहरा रहे हैं कि हमने टिकट सही नहीं बांटे हैं, विलेज काउंसिल्स वगैरह को इग्नोर कर दिया। आपको क्या समझ आ रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को अब क्या करना होगा अगर उनको अपनी पार्टी को नए सिरे से उसका अहिया करना है? देखिए, पहली बात तो ये समझनी है कि अगर आपने भी अभी कहा है और अभी आपने खानेवाल के बारे में मेरी इल्म में इजाफा किया है कि वहां भी नोटों का नंगे तरीके से इस्तेमाल हुआ है, हल्का 133 में हम देख चुके हैं। देखिए, हर जी बिल्कुल, मुझे तो आई विटनेस अकाउंट से बताया, यूजुअली जो इलेक्शन, जी बिल्कुल, मेरा भी यही अंदाजा था। ये देखें, मोस्टली जो इलेक्शन होते हैं वो बहुत कम इलेक्शन होते हैं जो स्टेटस को तोड़ते हैं, जहां खंबे भी जीत जाया करते हैं, वहां नजरियाती पार्टियां होती हैं, उनके पीछे मूवमेंट्स होती हैं। अब जो देखे ना, मिसाल मैं देता हूं आपको, मिसाल के तौर पे जो रजाक दाऊद साहब हैं, वो क्या उनकी नजरियाती हैसियत है पीटीआई में, या खुसरो बख्तियार साहब हैं, जब आप उसी अशराफिया की खिदमत पे रियासत को मामूर कर देंगे जो पहले वाले कर रहे थे। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि मंडी की एक मैशत होती है, एक मंडी की सियासत होती है। मंडी की सियासत मियां नवाज शरीफ सबसे अच्छी इस मुल्क में किसी ने नहीं की। हाँ, उसमें जो अब 70 का इलेक्शन देख लें, तो ये जो इलेक्शन है इसमें बिरादरी, इन्फ्लुएंस, थाना, कचहरी, पटवारी, ये होता है। और अभी इसका आपका नहीं आया, टर्न आउट नहीं आया। ये जो आपके ये जो इलेक्शन हुआ था, इसका हमारे 18.5% वोट पड़ा था। ये कैंट का इलेक्शन हुआ था, 18.5% लोग, तो उसमें आप ठीक है झंडे लेके भागते रहे, 85% बंदा बाहर नहीं आया। बात यह है कि पीटीआई का जो प्रॉब्लम यह है कि वो जो खामोश नाराज वोटर था पिछले 20, 30, 40 सालों से, उसको ये कल परसों इलेक्शन हुआ है चिल्ली में, जो कि गैब्रियल बोरेक ने जीता है, 35 साल का नौजवान है, लेफ्ट विंग पोज कर रहा था अपने आप को, बहुत बड़े सरमाएदार को उसने शिकस्त दी है, देखेंगे वो क्या करता है। तो ऐसी पार्टियां जो हैं, जो नजरियाती क्लेम करती हैं, अगर वो जमीन पर उन नजरियात की ट्रांसलेशन ना हो और वो उसी सरमाएदार ग्रुप के खिदमत में मामूर हो जाएं, भाई अगर रजाक दाऊद साहब ने भी ये कहना है कि मेरा बच्चे का मेरे ठेके से और उससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये कहानी तो हम पहले भी 10 दफा सुन चुके हैं। तो व्हेन यू डू नॉट ऑफर अ सीरियस अल्टरनेटिव, जो पीछे एक एस्टैब्लिश ऑर्डर आ रहा है, तो मेरे ख्याल में इस वक्त सियासत की जो सबसे बड़ा मसला यानी इन सारी जमातों में कोई फर्क नहीं है, कोई नजरिया नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। सही कहा साहब, मेरे साथ रहे झगड़ा साहब। मैंने ये भी शिकायत सुनी है, बिल्कुल 1-1.5 मिनट मेरे पास है प्रोग्राम खत्म होने को। झगड़ा साहब, मैंने ये भी शिकायत सुनी है कि आपकी पार्टी के लोग अब इलेक्शंस पे पैसा नहीं लगाते, इलेक्शन जीतने के लिए करोड़ों रुपए खर्चने पड़ते हैं। पार्टी के लोग समझते हैं कि अगर हम इलेक्शन जीत जाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर ये कहेंगे कि ये तो मेरी प्रोफाइल की वजह से, आपका ट्विटर क्राउड भी यही कहता है कि इमरान खान को वोट पड़ा है, लोगों को वोट नहीं पड़ा। लेकिन असल में इलेक्शन को मैनेज करना पड़ता है और आपकी पार्टी के लोग जो हैं वो समझते हैं कि अब खर्चा करने का, वो खर्चा नहीं करना चाह रहे, वो लाखों करोड़ों रुपये नहीं खर्च रहे। नहीं जी, इसमें तो कोई सदाकत नहीं है। मैं एक चीज को जरूर फ्लैग करना चाहूंगा, खर्चा करना चाहिए, इलेक्शन पे करते हैं लोग, लेकिन जो मोहित साहब आपने खुद कहा, और यहाँ पे हमने पेशावर के सिटी मेयर में देखा कि ये जो वोट्स फॉर नोट्स की सियासत है, ये जो भी करे ये गलत है। आपके पास एक मौलाना साहब ने जो शुरू में तकरीर की, आप खुद अंदाजा लगा के देख लें कि कितने पैसे चले पेशावर के मेयर के इलेक्शन में और किसने चलाए।
और अगर वो सियासत हम चाहते हैं तो उससे मुल्क ठीक नहीं होना। यही वो स्टैंड है जो पीटीआई ने लेनी है। रिफॉर्म की सफ़र में हमेशा जो है वो मुश्किलात आया, लेकिन इंशाल्लाह आप देख लेंगे हमारा मिशन वही साफ सियासत करना है जिसके लिए हमें 2018 में हवा में वोट मिला, और इंशाल्लाह हम वो कंडीशंस रिक्रिएट करेंगे। ये खान साहब की कमिटमेंट है और खान साहब की सारी टीम की कमिटमेंट है। शुक्रिया। जनाब तैमूर खान झगड़ा फाइनेंस एंड हेल्थ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वहाँ के चीफ मिनिस्टर की कैबिनेट के एक अहम कलीदी किरदार हैं, कैरेक्टर है। मुमताज़ बंगिश साहब ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ पेशावर हमारे साथ थे, सईद काजी साहब हमारे साथ थे, पाकिस्तान के मुमताज़ जर्नलिस्ट, इसी तरह मौलाना अताउर रहमान जो मौलाना फजल रहमान के भाई हैं, सेनेटर हैं JUF के, वो भी हमारे साथ थे। ये मतजाद राय और एनालिसिस आपने सुना। तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़े सेटबैक का सामना है खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम अगले राउंड में एक नई हिकमत अमली से उतर पाएंगे कि नहीं, ये तो वक्त ही साबित करेगा। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।